हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्र और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। आज हम बात करने जा रहे हैं ओसीडी, एंजाइटी एंड ऐसे टॉपिक पर जो आपको हमेशा हेल्पलेस महसूस करवाता है, और वो है कि क्या ओसीडी ठीक हो सकता है? क्या ओसीडी को रिकवर किया जा सकता है? मैं जितने भी लोगों को आज तक ट्रीट कर चुका हूँ, मैक्सिमम लोगों ने मुझसे ये सवाल हमेशा ही किया है कि सर, क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा 100%? और जब भी मुझे ये सवाल लोग करते हैं, मेरा यही एक क्वेश्चन उनको काउंटर होता है कि आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं? आपके अंदर ये सोच आई कहाँ से कि ऐसा होना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? और आंसर वही है जो आप लोगों का भी है। आंसर वही है कि मैंने किसी को कहा और कहते सुना था। अब ऐसा है कि ये सवाल सुनकर मुझे बहुत दुख भी होता है, और मैं इसके ऊपर हज़ारों लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर जवाब दे चुका हूँ। बड़े-बड़े कॉलेजेस में लेक्चर देते हुए ये जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये जवाब देने वाला हूँ साइंस की दृष्टि से और मेरे एक्सपीरियंस की दृष्टि से। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि ओसीडी से रिकवर होना इम्पॉसिबल है या उससे ठीक नहीं हुआ हुआ जा सकता, ठीक है? ओसीडी से बाहर निकलना 100% पॉसिबल नहीं है। 200% पॉसिबल है। 200% आप इससे बाहर निकल सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी और इवन बेटर लाइफ जी पाएँगे। इवन बेटर, जो आप पहले थे ना, उससे भी ज़्यादा बेटर। और इसका जो एक प्रूफ है, मैं जो सबसे पहला प्रूफ देना चाहूँगा, वो हूँ मैं खुद। मैं एक ओसीडी वॉरियर रहा हूँ। मैं अभी ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ ओसीडी रही है। मेरे ग्रैंडफ़ादर को ओसीडी था, काफ़ी सीवियर। उस टाइम तो ना इंटरनेट, ना किताबें, ना कुछ, और मैं भी बहुत छोटा हुआ करता था। मैंने अपने फादर में ओसीडी के सिम्पटम्स देखे, एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड हैविंग सिम्पटम्स ऑफ ओसीडी। ऑलराइट? मेरे आने वाली ओसीडी के ऊपर जो मैं बुक लिख रहा हूँ, एंड ऊपर वाले की अगर मेहर रही तो मैं इस साल तक कंप्लीट करूँगा। उसमें भी मैं बताऊँगा इस जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने सफ़र किया स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम, कई कई साल, कुछ महीने, दिन नहीं, कोई कई साल सफ़र किया। कैसे दवाइयों ने वर्क नहीं करा, कैसे थेरेपिस्ट मुझे पता ही नहीं था, साइकोलॉजी में मैं कैसे पहुँचा, इस सब की बात करूँगा मैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जेनेटिक ओसीडी से सफ़र कर रहा था, और मैंने वो भी ट्रीट किया, और आज मैं 0% ओसीडी पे खड़ा हूँ। और यही नहीं कि मैंने अपने आप को रिकवर किया, आज हज़ारों हज़ार लोगों को ओसीडी से ठीक करा है और बाहर निकाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा फ़ॉर्मूला, एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया है, बहुत प्राउडली कहता हूँ, जिसमें मेरी पार्टनर श्रद्धा मैम ने भी मेरी बहुत मदद करी है। एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया है जिससे हज़ारों लोग ओसीडी से बाहर निकलते हैं और रिलीफ पाते हैं। अब आते हैं कि कैसे पॉसिबल है ओसीडी से बाहर आना, और क्या इसकी एविडेंस क्या है? सबसे पहला एविडेंस है न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखिए, ओसीडी में 2 ही मेन एलिमेंट होते हैं, ओ, सी, एंड देन डी इज़ डिसऑर्डर। ओ मतलब ऑब्सेशन यानी कि थॉट्स, और सी मतलब कंपल्शन यानी कि हैबिट्स, राइट? 2 ही मेन कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसके नाम में ही देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप ओसीडी की साइंस समझे तो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी समझ में आ जाएगी। थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स कहानियाँ हैं। कहानियाँ जो हम बचपन से सुनते आए हैं, कहानियाँ दादी से, नानी से, मम्मी-पापा से, कहानियाँ सुनते आए हैं स्कूल टीचर्स से, कहानियाँ। कहानियाँ हैं थॉट्स, कुछ भी नहीं है, थॉट्स कहानी है, ठीक है? हमें हर चीज़ के बारे में एक कहानी बताई गई है, ठीक है? अगर आप राजा-रानी की, गुड्डे-गुड़िया की कहानी से लेकर अगर महाभारत, रामायण, ये सब कहानी के तौर पे हमने सुना है ना? कार्टून्स देखना बच्चे देखते हैं, वो सब कहानी है, थॉट्स हैं। फिर क्या होता है? हर एक कहानी का आप पे कुछ इम्पैक्ट होता है। किसी कहानी को सुन के आप हँसते हो, किसी कहानी को सुन के आप रोते हो, किसी कहानी को देखकर, सुनकर आप घबराते हो, डरते हो। और ओसीडी वही कहानी है जिसको देखकर आप, सुनकर आप घबराते हो, डरते हो। अच्छी कहानी हो या बुरी कहानी हो, कहानियाँ बदली जा सकती हैं। कहानी का इम्पैक्ट कम हो जाता है। बचपन में जिन कहानियों से, जिन किस्सों से आपको मज़ा आता था, जॉय, हैप्पीनेस लगता था, या इवन डर भी लगता था, उन कहानियों को आज आप शायद उतने खुशी या उतने चाव से नहीं सुनोगे। शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, या उतनी अच्छी भी नहीं लगेंगी, इंटरेस्टिंग, और आप सुनना भी नहीं चाहोगे, ठीक है? बचपन के कई किस्से, कई कहानियाँ जिनसे आप डरते थे कि लाइट जलाकर सोते थे, या बारिश से डरते थे, बिजली कड़कने से डरते थे, अनजान अजनबियों से मिलने से डरते थे, आज आप नहीं डरते हो। क्योंकि आपके मन के अंदर की कहानियाँ चेंज हो गई कि यार, लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। बचपन में मुझे एक और डर था कि मुझे लगता था कि जो बाहर चौकीदार है ना, जो वॉचमैन, जो हमारे गली में, मोहल्ले में चक्कर लगाता था, जागते रहो, जागते रहो। मुझे डराया जाता था, या खाना खाने के लिए, या वैसे ही बच्चे खाना नहीं खाते, कि चौकीदार पकड़ के ले जाएगा।
तो मैं बड़ा डरता था कि चौकीदार आ गया, डंडा बजाते हुए आ रहा है, डर गया मैं। फिर जब मैं बड़ा हुआ, तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि अरे! चौकीदार अंकल तो बड़े ही बुड्ढे से हैं, बहुत बुज़ुर्ग से हैं, बहुत ही खुद ही बेचारे बहुत वीक से हैं, हमसे पैसा लेते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे टॉफ़ी दी। मतलब कि ये क्या है? ये तो डराया करते थे हमेशा और वो बड़े ही प्यारे खुशमिज़ाज थे और ऐसे करके। उस दिन से मेरी कहानी बदल गई। वो जो एक डरावना मॉन्स्टर था वॉचमैन के रूप में, सिक्योरिटी वो चौकीदार के रूप में, वो आज मेरे लिए एक बड़े प्यारे से अंकल बन गए। और मेरे से बड़ी दोस्ती सी हो गई। फिर मेरा वो डर चला गया क्योंकि कहानी बदल गई। मैंने कहानी का एक दूसरा सिरा देख लिया। अच्छा, मैंने उस वॉचमैन को डर भी इसलिए था क्योंकि कभी देखा नहीं था। रात में आते थे, डंडे बजाते थे, मैं बाहर तो जाता नहीं था, छोटा बच्चा था। एक दिन उनकी शायद दिन में ड्यूटी लग गई तो मैंने दिन में उनको देखा और तब लगा कि बड़े प्यारे इंसान हैं। और वो होली-दिवाली पे फिर हमसे थोड़ा कलेक्शन करने आए। हमने उनको मिठाइयाँ दी और कुछ कपड़े भी दिए। तो लगा कि अरे! कहानी का तो एक दूसरा सिरा भी है, दूसरा एंगल भी है। और ये दूसरा एंगल देखते ही मेरी मन में से डर निकल गया और फिर मैं नॉर्मल हो गया। ठीक है? आपकी भी ऐसी कई कहानियाँ होंगी। तो क्या कहानियाँ बदली नहीं जा सकती? बिल्कुल बदली जा सकती हैं, राइट? लेकिन कहानियाँ कब बदली जाएँगी? जब हम कहानियों का दूसरा पहलू देखेंगे, दूसरा रूप देखेंगे। ठीक है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपकी ओसीडी स्टोरी का भी दूसरा पहलू है जो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है? फिर आते हैं हैबिट्स, कंपल्शंस। हैबिट्स क्या है? कोई बहुत बड़ी बात है हैबिट्स बदलना। हाँ, अभी लगता है आपको, लेकिन हैबिट्स बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हैबिट्स, आदतें, ब्रेन के पैटर्न्स हैं, न्यूरल पैटर्न्स, जो कि बदले जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं पिछले 10 साल से सुबह 9 बजे उठता हूँ। जल्दी उठता नहीं हूँ, 9 बजे उठता हूँ। अब मुझे ये आदत डालनी हो कि मुझे 6 बजे उठना है, तो क्या मैं उठ नहीं पाऊँगा? क्या मैं ये आदत नहीं डाल पाऊँगा? आप बताइए, इसमें कोई साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये आदत नहीं डल सकती? ये आदत डलना बहुत ईज़ी है। ईज़ी तो क्या, मैं कहूँगा पॉसिबल है। ईज़ी वर्ड यूज़ नहीं करते, पॉसिबल है। ठीक है? पहले दिन आप भी देखेंगे, कभी आप भी शायद हो सकता है आप 8, 9, 10 बजे उठते हो, लेकिन किसी दिन आपकी कोई ट्रेन है, कोई इंटरव्यू है, कुछ है, तो आप एकदम से उठ जाएँगे कि अरे 6 बजे उठना है। मुश्किल होगी, मना नहीं कर रहा। सर दर्द होगा, मना नहीं कर रहा। परेशानी होगी, मन से नहीं करोगे, मैं ये सब एग्री करता हूँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी आदत बदल लो? पॉसिबल है। और मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी जॉब लग गई जहाँ पर करोड़ों रुपए का पैकेज है, लेकिन शर्त ये है कि आपको सुबह 6 बजे उठ के ऑफ़िस पहुँचना है और आप हो 10-11 बजे उठने वाले इंसान। करोड़ रुपए मिलेंगे आपको 1 महीने के, तो क्या आप ये करोगे नहीं? आप रो-पिट के, लड़-झगड़ के, जैसे भी हो उठ के जाओगे, अगर आपके लिए पैसा मैटर करता है ऑफ़ कोर्स, ठीक है? तो ऐसा भी है। तो कैसे उठ गए आप? अच्छा, जब कुछ दिन उठोगे, तो क्या आपकी आदत बदलेगी नहीं? 100% बदलेगी। बचपन से हज़ारों आदतें बदली हैं आपने जाने-अनजाने में। स्कूल जाने से पहले आपकी कुछ धारणाएँ थी, वो बदल गई। फिर हैबिट्स बदल गई, फिर कॉलेज में हैबिट्स बदल गई, फिर शादी के बाद हैबिट्स बदल गई। हैबिट्स बदलती रहती हैं। हैबिट्स बदलना इंसान के लिए, मैं कहता हूँ 1000% पॉसिबल है और इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आज तक मैं जब किसी भी कॉलेज में जाता हूँ या किसी साइकोलॉजी, साइकियाट्री के स्टूडेंट को, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ कि तुमने न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना है? सब कहते हैं, "हाँ सर, यस सर, यस सर, सुना है।" अच्छा, क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी? सर, ब्रेन की एबिलिटी है कि ब्रेन चेंज हो सकता है। तो जब ये आपको पता है कि ब्रेन चेंज हो सकता है, ब्रेन की पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, ब्रेन की आदतें चेंज हो सकती हैं, इवन इतने इतने एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज़ हैं कि आधा ब्रेन भी डैमेज हो जाए तो बाकी का आधा ब्रेन उस आधे ब्रेन का फंक्शन ले लेता है। तो अगर इतना भी पॉसिबल है तो आपके ब्रेन में जो आदतें हैं ओसीडी की, जो थॉट्स हैं, आदतें हैं, वो बदली क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल बदली जा सकती हैं। तो ओसीडी से रिकवरी तो पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या आती है कि ओसीडी एक तरह का सेल्फ सैबोटाजिंग डिसऑर्डर है। यानी कि यहाँ पे इंसान का दिमाग खुद से ही लड़ रहा है। हाँ भी मैं और ना भी मैं। ठीक भी मैं हूँ, गलत भी मैं हूँ। समझ भी रहा हूँ कि ओसीडी थॉट है लेकिन फिर भी उसमें फँसा हुआ हूँ। इसलिए इसमें अपने आप से बाहर निकलना मुश्किल है। आपको चाहिए एक मेंटर, एक गाइड। जब हमें ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, 2 रास्ते हैं मेरे सामने, ए एंड बी, इवन 4 रास्ते हैं, सी एंड डी एंड ई एंड एफ। मुझे कहीं जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है खुद पे। तो मैं
एज अ ह्यूमन बीइंग कॉमन सेंस कहती है कि मैं किसी की मदद लूंगा जो उस रास्ते से गया हुआ है, राइट? वहीं पे आपका काम आता है साइकोलॉजिस्ट का। अगर आप वहां बैठे रहे हैं चार रास्तों के सामने और रोते रहे कि मैं किस दिशा में जाऊं, मुझे समझ नहीं आता, तो आपका रोना बनता भी है। और आपकी पीड़ा जो है वो आपकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। क्योंकि आपने ये बात समझी ही नहीं कि मुझे एक गाइड चाहिए। और आपको गाइड कर कौन रहा है? किसको अपना गाइड बना के बैठे हो? अपने घर वालों को। अरे बाबा, वो खुद उस रास्ते से नहीं गए। उन लोगों को जो खुद सिर्फ किताबों से उन्होंने रास्ते देखे हैं, वो कभी उस रास्ते से गुजरे ही नहीं है खुद से, तो वो आपको गाइड भी नहीं कर पाएंगे। आपको जरूरत है एक ऐसे मेंटोर की जो उस गाइड भी करे, जो उस रास्ते से खुद भी गुजरा हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही इकलौता इंसान होऊंगा जो ओसीडी से पीड़ित होकर साइकोलॉजिस्ट बन गया। कई लोग होंगे शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट या तो कोई इंसान खुद गुजरा हो उस रास्ते से तो उसको पता हो, या उसने हजारों लोगों को वहां से गुजरवाया हो तो पता हो। ठीक है, अब ऊपर वाले की दया से दोनों ही क्वालिटीज मैंने करी हुई है। मैं खुद भी गुजरा हूँ और मैं लोगों को भी वहां से निकाल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है, और आप किस रास्ते पे चल पाएंगे, उसी को मैं ब्लूप्रिंट कहता हूँ। जब मैं अपने कंसल्टेशन पेशेंट से मिलता हूँ, 5 वीक प्रोटोकॉल से पहले वाला बता रहा हूँ मैं, तो मैं उनको ब्लूप्रिंट बना के देता हूँ कि वो 5 वीक आप करेंगे क्या, कैसे जिएंगे अपने जीवन को। ठीक है, तो वो जीवन शैली आपको जीनी, वो रास्ता है आपको निकलने का। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी की थोड़ी साइंस समझते हैं। ब्रेन के पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, लेकिन उस पे तभी बदला जा सकता है जब कुछ रूल्स न्यूरोप्लास्टिसिटी के आप यूज करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं। पहला, गोल का बहुत क्लियर होना कि मुझे करना क्या है। ओसीडी में पीड़ित हूं, समझ गया, पर मुझे कहां पहुंचना है, किस तरीके का, क्या है मेरा आउटकम। ठीक है, किस तरीके का व्यक्तित्व बनना है, क्या नए बिलीफ सिस्टम्स बनाने, अभी बने नहीं है पर पता तो हो। स्पेसिफिसिटी, विजन एंड स्पेसिफिसिटी, दो रूल बताए हैं अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी के। विजन होना चाहिए कि कहाँ पहुंचना है। आज मैं ऐसा आयुष हूं, मुझे ओसीडी ठीक करके कैसा आयुष बनना है। उस आयुष की विजन क्या होगी, उसका बिलीफ सिस्टम क्या होगा, उसका उसके बिलीफ सिस्टम में क्या नए थॉट्स होंगे, वो क्या सोचता होगा। उसको विजन करो, विजुअलाइज करो, उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसका दिन कैसे कटेगा। और स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक कि क्या क्या कर रहा होऊंगा मैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और रूल है, कंसिस्टेंसी, यूज इट और लूज इट। मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, अभी मैं पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं ओसीडी फ्री हुआ नहीं हूं, पर मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी ओसीडी फ्री होने की। चाहे दिन में 10 मिनट करूं या पूरा दिन करूं, एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। हम तो कुत्ते बिल्ली की भी एक्टिंग कर सकते हैं, ह्यूमंस बंदर की भी एक्टिंग कर सकते हैं। तो एक्टिंग करनी है आपको। अभी आप बने नहीं हो, पर एक्टिंग, यूज इट, यूज दोज न्यूरॉन्स। आप उस दिमाग को पुश करो उस रास्ते पे जाने के लिए, यूज इट, नहीं तो नहीं होगा। जो चीजें यूज होती है ब्रेन उसका पैटर्न बना लेता है, जो रिपीटेडली यूज होती है। जैसे आप ओसीडी रोज यूज करते हो पिछले कई सालों से, तो ओसीडी के पैटर्न्स बने हुए हैं। आप दूसरी तरफ की स्टोरी यूज करोगे तो दूसरे पैटर्न्स बन जाएंगे, बनेंगे जरूर। ठीक है, फिर आता है टाइम। टाइम लगता है ब्रेन को बदलने में, एक दिन का काम नहीं है। और आप कई बार अधूरे ज्ञान की वजह से होपलेस हो जाते, सर मैंने तो ट्राई किया था, हुआ ही नहीं, 2 दिन 4 दिन किया, मैं तो शांति नहीं हो पा रहा हूँ। तो मेरे भाई, ये बात समझ लो कि पौधा एक दिन में नहीं उगता है। पौधा उगने में पहले बीज डाला जाता है, फिर खाद डाली जाती है, फिर सनलाइट दी जाती है, फिर पानी दिया जाता है, फिर जो भी है, करते 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 पौधा ग्रो होता है। जब 2 4 दिन पौधा बाहर नहीं आया है या फसल बाहर नहीं आई है खेत से, तो इसका मतलब ये नहीं कि फसल उग नहीं रही है, काम चल रहा है। तो वैसे ही काम चल रहा है ब्रेन के अंदर। वेट करो, इत्मीनान रखो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कितना टाइम लगता है आप पूछोगे? देखो, 21 से 66 दिन एक नॉर्मल सा नंबर है जो कि साइंस में यूज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको 21 दिन ही लगते हैं, सबको 66 दिन ही लगते हैं, पर ये एक साइंटिफिक बार बार देखा गया नंबर है। ठीक है, और इसमें इंसान बदल जाता है, उसकी आदतें बदल जाती हैं। फिर एक होता है ओवरऑल चेंज। आप बैठे बैठे, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ओसीडी चेंज कर रहे हो। इसलिए कई लोगों को मैं बताता भी हूँ कई वीडियोस में कि ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आए हो तो आप सिर्फ ओसीडी ठीक करोगे। आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा मुझे। वो जो 5 हफ्ते आप मेरे साथ बिताते हो, 4 5 हफ्ते, वहां आपकी जीवन शैली को ही चेंज करता हूं मैं। आपका उठना बैठना सोना खाना पीना सब ही चेंज करना है। इवन आपका आउटलुक, आप जिस तरह दिखते हो वो भी चेंज करना पड़ेगा। एक नया वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा अपना। और जब आप वो करते हो तो आप डेफिनेटली वहां से बाहर आते हो। ठीक है, हर जगह पे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और रूल है, एक जगह पर बैठे बैठे मत न्यूरोप्लास्टिसिटी आएगी आपकी। ब्रेन को स्टिमुलेशन देना पड़ता है। स्टिमुलेशन आता है डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज में लगने से।
तो ऑल ऑफ दैट यू हैव टू डू। फिर आता है कि जो आप नया वर्जन बना रहे हो, इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है कि आप उस नए वर्जन को कितना जी रहे हो। ठीक है, कितना जी रहे हो आप उस नए वर्जन को। आपने कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखे होंगे जहां वो लोग कहते हैं कि जब मैं एक कैरेक्टर कोई प्ले कर रहा था तो मैं उस कैरेक्टर में इतना डूब गया कि मुझे बाहर आने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, एक इंटरव्यू मैंने सुना था, अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, रणवीर सिंह एक्टर जो हैं जिन्होंने पद्मावत नाम की मूवी करी थी, उन्होंने कहा कि मुझे उस खिलजी कैरेक्टर को निभाने में इतना डूब गया, मैं इतना ज़्यादा मुझे उसका अभ्यास करता रहा, बार-बार करता रहा कि मेरे को काफ़ी टाइम लगा उसके कैरेक्टर की उससे बाहर आने में। एंड यही चीज़ है न्यूरोप्लास्टिसिटी कि आप जब उस ओसीडी फ्री वर्ज़न को दिमाग में लाते हो ना, उसको जीना भी पड़ता है एवरीडे अलग-अलग तरीकों से। उस टॉपिक पे बातें करो, ठीक है? जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। मैंने अपना ओसीडी खत्म किया जब, ठीक है? हैंड वॉशिंग का, तो मैंने अपनी नई बिलीफ सिस्टम बनाई कि भाई पानी ही इनफ है हैंड वॉशिंग के लिए, ठीक है? अब पानी ही इनफ है हैंड वॉशिंग के लिए, ये बिलीफ सिस्टम मुझे अपने अंदर इंस्टॉल करना था। तो सिर्फ ये नहीं कि मैंने इसको सोच लिया, मैंने इस बारे में खुद को भी बताया, खुद को एजुकेट भी करा। इस टॉपिक पे दूसरों से भी बात करने लगा कि भाई पहले के लोग तो पानी से ही हाथ धोते थे, कुछ दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, आज भी कई लोग हैं जिनका साबुन नहीं है, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बारे में पढ़ना लगा, लिखने लगा, लोगों से बात करने लगा, इसके बारे में लोगों को बताने लगा कि भाई इतना ज़रूरत नहीं होती साबुन की। अभी मैं खुद फ्री नहीं हूँ, लेकिन ये बताने लगा। तो मेरे ब्रेन में जितना उस टॉपिक के बारे में मैंने देखा, पढ़ा, सुना, बात की, सिखाया, सीखा, उतना ही न्यूरोप्लास्टिसिटी होता रहा। यही बात है कि स्कूल जाकर बच्चे या कोई भी व्यक्ति चेंज क्यों हो जाता है? क्यों कहते हैं शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? विवेकानंद जी कहते थे शिक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा आपको बदलती है। और शिक्षा का मतलब सिर्फ सीखना नहीं होता, शिक्षा तो आप मुझसे ले रहे हो एक तरफा। थेरेपी में आते हो तो मैं ये सब करवाता हूँ कि ये चीज़ें जो आप नया बिलीफ सिस्टम बना रहे हो, ये जाके दूसरों को बताओ, ये सोशल मीडिया पे बताओ, अपना स्टेटस लगाओ, ये सब चीज़ें करते जाओ, ताकि आपके जीवन में न्यूरोप्लास्टिसिटी की बाढ़ आ जाए, आपकी ज़िंदगी में एक नया वर्ज़न क्रिएट होना मजबूर हो जाए आपका ब्रेन। ये चीज़ करनी है। लास्ट चीज़ बताऊँगा मैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हुए एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस होता है शुरू में। यस, होता है। और अगर आप वो नहीं झेलोगे तो आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होगी। और उसका सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि जब आप कोई भी कार्य करते हो नया डिफ़िकल्ट, जिसमें अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो उसमें परिश्रम लगता है, ठीक है? मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। मान लीजिए मुझे अपने बॉडी बिल्डिंग करनी है या मुझे अपने बॉडी में स्टैमिना बनाना है 2-4 किलोमीटर भागने का, तो क्या आपको लगता है अगर मैं रनिंग करने जाऊँगा तो मुझे परिश्रम नहीं लगेगा, मुझे दर्द नहीं होगा मेरी टाँगों में? दर्द होगा, लेकिन तभी तो मैं चैंपियन बनूँगा। आप देखते हो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और ये सब क्रिकेटर्स और ये सब चीज़ें, आप देख के बड़ा खुश होते हो, अरे वाह! इन्होंने सेंचुरी मार दी, इंडिया जीत गया। इन्होंने परिश्रम नहीं करा, इन्होंने अपनी हड्डियों में दर्द नहीं करवाया, इनके मसल्स में दर्द नहीं होता प्रैक्टिस करते हुए, भागते हुए, सब कुछ होता है। बिना परिश्रम के आपकी बॉडी या आपका माइंड बदलता नहीं है। तो ये जो परिश्रम है ना, ये पॉज़िटिव परिश्रम है। जैसे मान लीजिए कि मैं दिन में 1 घंटा जिम जाके वर्जिश करूँ या रनिंग करूँ, तो मेरे पैरों में दर्द होगा। दर्द तो है, और ये दर्द जो है ना, ये पॉज़िटिव दर्द है। मैं इसके लिए दुखी नहीं, अरे मेरे को पैर दर्द हो रहे हैं। मैं कहूँगा ये तो अच्छी बात है पैर दर्द हो रहे हैं, यही तो मेरे सफलता की कुंजी है। ऐसे ही जब इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ पढ़ना होता है या कुछ बड़ा आदमी बनना है, पढ़ाई करनी है तो मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ पे मेंटल पेन होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन उस पेन का एक मीनिंग है कि भाई मैं ये पेन ले रहा हूँ ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। तो आप जब अपने जीवन को एक्सपोज़र्स की तरफ ले जाते हैं, कहानी का दूसरा सिरा देखते हैं, तो आपको थोड़ा एंग्ज़ायटी और थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा। पर इस पेन में आपको दिक्कत नहीं होगी। कई लोग कहते हैं सर मुझे लगता है कि क्यों ही करना, मैं सेफ बैठा हूँ। अरे आप सेफ बैठे होते तो आप यहाँ पे दिन-रात मुझसे सीखने आते। आप सेफ नहीं हो, पीड़ा में तो आप अभी भी हो। पीड़ा में ऐसे भी हो और पीड़ा वहाँ भी होगी, लेकिन वहाँ टेम्परेरी होगी। अगर आप ओसीडी का ट्रीटमेंट नहीं करते हो और ओसीडी के कहने पर कंपल्शन करते हो और ये सब करते हो, तो आप समझ लो 40 साल जो भी बचे हैं आपके जीवन में, 40, 50, 60 साल जो भी साल बचे हैं आपके जीवन में, उतनी पीड़ा है। और अगर आप मेरे साथ ट्रीटमेंट करते हो या कोई भी ट्रीटमेंट करते हो, तो वहाँ आप समझ लो मैक्सिमम 5 हफ्ते की पीड़ा है। तो 50 साल की पेन लेना है ओसीडी का या 5 हफ्ते का पेन लेना है ट्रीटमेंट का, आप डिसाइड करो एंड देन कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाओ। इस वीडियो का इकलौता मकसद ये था, ये बोनस वीडियो थी मेरी सीरीज़ की, कि आपको मैं समझाऊँ कि ओसीडी का ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि दवाई से हो जाएगा, एक एक सीबीटी से हो जाएगा या मेडिटेशन से हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ, पिछले 15 सालों से
मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ और ओसीडी खुद भी झेला हुआ है मैंने। किसी एक टेक्नीक से अगर ओसीडी खत्म होता ना, तो मैं आपको वो एक टेक्नीक आज ही बता देता, आपको नहीं पूरी दुनिया को बता देता, और सभी बता चुके होते। जैसे सबको पता है कि क्रोसिन खाने से बुखार उतर जाता है, पूरी दुनिया को पता है ये नॉलेज। समझो बात को, पूरी दुनिया को पता है ये नॉलेज कि क्रोसिन, डोलो या पैरासिटामोल जिसको कहते हैं, उसको खाने से बुखार उतर जाता है। तो पूरी दुनिया खा लेती है उसको और ठीक हो जाती है, कोई छुपी हुई राज नहीं है। ऐसे ही ओसीडी को हराने के लिए एक थेरेपी होती है ना, वो सबको पता होता कि इस थेरेपी से ओसीडी खत्म हो जाता है। ओसीडी को हराने के लिए मल्टीपल थेरेपीज लगती हैं, ठीक है? और लोग इतनी थेरेपीज ना पढ़ पाते हैं, जो जो लोग सो कॉल्ड कहते हैं आपको कि ओसीडी ठीक नहीं होता, ना उन्होंने इतनी थेरेपीज पढ़ी। और क्यों नहीं पढ़ी मैं बताता हूँ। पढ़ा लिखा होना डिग्री लेना नहीं होता, ठीक है? डिग्री तो हिंदुस्तान में क्या ही बोलने डिग्री का, ठीक है? आप भी जानते हैं कि किसी को भी डिग्री कैसे कैसे मिल जाती है। बात यह है, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बात यह है कि इतना पढ़ाते ही नहीं। कितना पढ़ाएंगे ओसीडी के बारे में? अगर बंदा मान लो 7 साल 10 साल कॉलेज जा रहा है, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ रहा है, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट, कितना पढ़ाएंगे ओसीडी के बारे में? क्या लगता है आपको एक टॉपिक के? अरे इतने सारी चीजें सब पढ़ाएंगे ना, डिप्रेशन एंग्जाइटी सब पढ़ाते हैं, ओसीडी थोड़ी पढ़ाते हैं। और फिर बाद बाद में बाहर जब हम लोग निकलते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो हम सब कुछ ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ओसीडी ही ट्रीट करना होता, हम सब कुछ, डिप्रेशन एंग्जाइटी ये वो रिलेशनशिप सब कुछ ही ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो हर एक चीज ट्रीट कर रहे होते हैं। बहुत कम साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैटर को अपना एक्सपर्टीज एरिया बनाते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं सर बाकी चीजें भी करो ना, वहां पे भी तो आप करते हो इतना अच्छा, ठीक है, उन चीजों को क्यों नहीं टारगेट करते? अरे वो चीजें करूंगा तो फिर मैं अपनी, मेरा सब्जेक्ट एरिया है ये, मेरे को हजारों करोड़, मैं अगर बाकी विषयों पे वीडियो बनाऊं, जो कि बनाता भी हूँ कभी कभी, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं कभी कभी बोलते सर आप सब कुछ बात करो ना, सिर्फ ओसीडी पे करते हो, और ऑडियंस आएगी आपके पास और फेमस हो जाओगे। मेरे को नहीं होना, मेरा काम है ओसीडी पे बात करना, ओसीडी पे टॉपिक पे बनाना, मेरा एरिया ही है, मेरी जिंदगी मैंने इसको डिवोट कर दी, ठीक है? बाकी बातें करने के लिए जिंदगी पड़ी है, पर ये मेरा एक मकसद है, ये नहीं छूट सकता। तो ये जो चीज है ना ओसीडी, इसका एक्सपर्टीज जिसके पास है वही आपको बता पाएगा कि इसको ठीक करना पॉसिबल है, ठीक है? और पॉसिबल तो है ही, लेकिन मल्टीपल थेरेपीज से, कोई एक थेरेपी नहीं लगेगी। डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, सीबीटी, ईआरपी, एक्ट, एसएफबीटी, एचआरटी, ठीक है? इवन कभी कभी तो मुझे रिलीजियस काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, भगवत गीता, कुरान और ये सब चीजें जो है आपकी गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये सब चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। रिलीजियस काउंसलिंग भी कई बार लगती है इसके अंदर। तो ये सब कुछ मिक्सचर करके 5 हफ्ते कम से कम लगते हैं। पहले तो और भी लंबा टाइम लगता था, मैं भी और रिफाइन करता जा रहा हूँ और रिसर्चेस करता जा रहा हूँ अपने अपने एंड पर। अभी 5 वीक तक आ गया कि 5 वीक के अंदर जिसको ठीक होना है वो हो जाता है, ठीक है? और जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन इंसान को कमिट भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं जादूगर हूँ। जो मेरे पास आया है उसको कमिटमेंट भी देनी पड़ेगी कि आपको पूरी तरह अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, डिवोशन कहता हूँ मैं, ठीक है? डेडिकेशन नहीं, डिवोशन। डेडिकेशन में आपका काम करूंगा सर, हाँ मैं करूंगा, नहीं। डिवोशन कि आप कहोगे उठ तो उठो, बैठो तो बैठो, ठीक है? और मैं ये कोई नार्सिसिस्टिक होकर, कोई ईगोइस्टिक उसमें आकर नहीं बोल रहा हूँ। यही तरीका है समर्पण, तरीका है ट्रीट होने का, ठीक है? एक नए बच्चे की तरह, नए न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपको आना पड़ेगा। अगर वो है तो आइए, एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रीट यू, टेक यू आउट ऑफ ओसीडी, निकालूंगा बाहर। लेकिन अगर आपके पास वही ढीला ढाला एटीट्यूड है कि नहीं हो जाएगा, यूट्यूब देखूंगा, कोई सस्ता मिल जाए कुछ, आई एम नॉट योर थेरेपिस्ट। मैं नहीं, फिर आपके आपसे मेरा फिर यूट्यूब तक का ही नाता है, ठीक है? और ये बुरा नाता नहीं है, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, जो बताता भी आया हूँ। लेकिन फिर आप यहीं से सीखो, यहीं से आगे बढ़ो और यही करते रहो, ठीक है? यहाँ पे भी मैं 100% अपनी जी जान लगा दूंगा, इसका भी प्रॉमिस मैं आपको देता हूँ, ठीक है? हाँ, कभी कभी मेरी भी तबीयत ऊपर नीचे होती है, तो मैं नहीं यूट्यूब पे वीडियोस बना पाता या आपको नहीं रीच आउट कर पाता, लेकिन वीडियोस भी बनाऊंगा, ऑनलाइन लाइव भी आऊंगा, आपसे मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, ये सब होता रहेगा, ठीक है? तब तक के लिए सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। आपके लिए तो ये रोज की थेरेपी है ठीक है? लोगों को तो मैं फिर भी कम मिलता हूँ, आपको तो ज्यादा मिलता हूँ, मेरे यूट्यूबर्स को, सब्सक्राइबर्स को। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नोटिफिकेशन बेल दबा दो। अच्छा, ये नोटिफिकेशन बेल का तो मुझे चक्कर पता नहीं कि क्यों दबानी होती है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ कि क्यों, मुझे क्या लगा रिसेंटली। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। अरे भाई मैं रोज ही वीडियो बनाता हूँ और इन सारे टॉपिक्स को डेली ही कवर करता हूँ ऑलमोस्ट। तो आप नोटिफिकेशन दबाओगे तो लिख के आ जाएगा कि ये वाली वीडियो आई है, देखोगे, थेरेपी हो गई आपकी तो बैठे बैठे। इतना तो करो, इतना तो आपको कम से कम होगा। लेकिन देखो ट्रीटमेंट जो है वो यूट्यूब नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, आप कंफ्यूज मत करना। ट्रीटमेंट और यूट्यूब की वीडियोस में बहुत फर्क है। यहाँ से ज्ञान होता है, वहाँ पे ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन होता है ट्रीटमेंट में, ठीक है? सिर्फ ज्ञान नहीं होता, वहाँ दोनों मिलकर हम लोग आपने आपको बाहर निकालते हैं।
और वहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स काम आते हैं कि आपकी फैमिली से बात करना अगर वो लोग समझ नहीं रहे हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना, आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना, एवरीथिंग वहाँ पे वो अलग अलग है ट्रीटमेंट, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं और जिसको ट्रीटमेंट चाहिए फिर वो ट्रीटमेंट कमेंट करे नीचे या फिर मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते वैसे वीडियो लंबी हो गई है, आप कैसा महसूस करते हैं मेरे साथ इस चैनल पर मेरी वीडियोज़ से? मैं चाहता हूँ 2 लाइनों में बताएँ, ठीक है? बताएँ आप मुझे, फीडबैक दें मुझे, ठीक है? क्या चीज़ें आपको लगती हैं, कैसा महसूस करते हो वीडियो देखकर, सुनकर? ताकि मुझे भी समझ में आए, आपके मन की बात भी समझ में आए एंड आपसे भी एक कनेक्शन बनता रहे मेरा। कई लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब से ही जानता हूँ क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं। आई नो यू बाय नेम, मैं जानता हूँ आप लोगों के नाम जानता हूँ, पता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है एंड मिलता हूँ अगली बार। टेक केयर एंड तो मैं बोलता हूँ कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।